तो वेलकम 12th क्लास। स्वागत है आपका आज के टॉपिक वैश्वीकरण के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इस पे से क्वेश्चन आया है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस में आर्थिक परिणाम या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, पहला पॉइंट इसमें आएगा व्यापार प्रतिबंधों में कमी, रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स। क्या था, देखो पहले जितने भी देश थे वो क्या करते थे, अगर कोई बाहर का देश या बाहर की कंपनी हमारे देश में कोई सामान बेचना चाहती है या कोई भी देश में सामान बेचना खरीदना चाहता है किसी और देश में भी, तो सभी देश, ताकि कोई बाहर की चीज आकर हमारे बाजार में ना छा जाए और हमारे खुद के जो वस्तु बनाने वाले उत्पादक है उनका नुकसान ना हो जाए, स्वदेशी उद्योग जो हमारे सेल्फ मेड इंडस्ट्रीज है वो ना खत्म हो जाए। तो इसलिए ज्यादातर देश क्या करते थे, अपने आयात पर जितना भी बाहर से आ रहा है उसके ऊपर है ना टैक्स, कर लगा के रखते थे ताकि बाहर से आने वाली चीज महंगी हो जाए। उदाहरण के लिए अब ये मार्कर है, सिर्फ ये मार्कर को ही एग्जांपल ले लो। अगर मार्कर एक इंडियन कंपनी बना रही है तो उसको छूट देगी सरकार ताकि इंडिया के खुद के उद्योग ज़्यादा विकास करे, डेवलप करे। लेकिन अगर कोई चाइना की कंपनी यहाँ के सस्ता मार्कर बेचने लगे तो इंडिया वाला मार्कर कौन खरीदेगा? यही चाइना की पॉलिसी, सस्ता बेचो, दुनिया के देशों में सामान बेचो। अब क्या होगा, हमारे जो खुद के घर पे घरेलू उद्योग है, जो होम इंडस्ट्रीज है, उनको नुकसान होगा क्योंकि सस्ता तो वो पहले ही कर गए। इससे क्या होता है कि हमारे खुद के उद्योग खराब हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे करने बचाने के लिए हर देश अपने व्यापार पर प्रतिबंध लगा के रखती थी, कुछ बैरियर लगा के रखती थी। मान के चले कि भैया तुम्हें मार्कर बेचना, अच्छा हमारी ही मार्केट से पैसा कमाओगे और हमारे घरेलू उद्योग होम इंडस्ट्रीज को खराब कर दोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, चाइना वाले के ऊपर टैक्स लगा देते थे, कर 100% का, 10 का है 10 रुपये सरकार टैक्स लेगी तो 20 का हो जाएगा। ऐसे करके हर देश ज्यादातर क्या करता था, व्यापार पर ज्यादा से ज्यादा सबने कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे, ट्रेड पर काफी ज्यादा बैरियर्स थे। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, वैश्वीकरण के आने के कारण इसका आर्थिक परिणाम या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलता है, व्यापार प्रतिबंधों में कमी। सभी देशों ने लगभग सभी देशों ने अपने बाजार को पूरी तरह खोल दिया, मतलब ओपन मार्केट है। कोई भी देश कहीं भी कुछ भी खरीदे बेचे, कोई कंपनी किसी देश की हो किसी मार्केट में खरीदे किसी और मार्केट में बेचे। ये भी हो सकता है कि कोई अमेरिका की कंपनी, अब जैसे एप्पल का, जैसे आप देखते हो फोन वोन रखते हैं सब लोग, एप्पल क्या करती है, चाइना में फैक्ट्री लगा के फोन बना रही है और दुनिया में बेच रही है। तो ये चीजें क्या है, व्यापार प्रतिबंधों में कमी आई है, रिडक्शन आ गया है। अब ज्यादातर देशों ने अपनी मार्केट को, बाजार को खोल दिया है, ओपन कर दिया है। इससे हालांकि घरेलू उद्योगों को अब नुकसान हुआ है, लेकिन जो आर्थिक परिणाम है इसका वैश्वीकरण का, वो पहला पॉइंट है, व्यापार प्रतिबंधों में कमी आ गई है। सभी देशों ने अपने बाजारों को खोल दिया है, कोई कहीं भी आयात निर्यात खरीद बेच सकता है। तो जो व्यापार के ऊपर जो पहले कड़े नियम थे वो सब अब कम होने लगे हैं या लगभग बहुत कम हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आता है दूसरा पॉइंट, वीजा नीति में बदलाव, चेंज इन वीजा पॉलिसी। देखो वीजा क्या है, जैसे आपके पास एक पासपोर्ट तो है, आपको अगर एक देश से दूसरे देश में जाना तो पासपोर्ट चाहिए, लेकिन उस देश की एम्बेसी से, दूतावास से आप वीजा भी लेते हो कि आप किसी दूसरे देश में क्यों जा रहे हो, कितने दिन रुकोगे, और उस देश में जाने की परमिशन। अगर आपको बहुत सारी एम्बेसीज देखनी है इंडिया में तो आप चाणक्यपुरी जाइए दिल्ली में, वहाँ बहुत सारी लाइन से एम्बेसी या दूतावास बने हुए हैं ज़्यादातर देशों के। तो अगर किसी को, जैसे अब अमेरिका जाना है, कोई कहता है मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, तो आपको एम्बेसी जाओगे, वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे और वो देगा। लेकिन पहले ये वीज़ा नियम या वीज़ा के रूल बहुत स्ट्रॉन्ग या कठोर थे, कोई भी देश आसानी से किसी को आने नहीं देता था। लेकिन वैश्वीकरण और इसका आर्थिक परिणाम क्या हुआ है, वीज़ा नीति में बहुत ढील आई है, बहुत सॉफ्टनेस कर दी गई है। अब ज़्यादातर देश तो यूं करते हैं कि आपस में एक दूसरे से रिलेशन, संबंध ऐसे बना लिए कि बिना वीज़ा के भी आना जाना है। कई देशों ने ये कर दिया है कि भैया वीज़ा ऑन अराइवल, कि वीज़ा के लिए कोई धक्का मुक्की की जरूरत नहीं है, वीज़ा के लिए कोई एम्बेसी मत जाओ, हमारे देश में आओ, एयरपोर्ट पे ही वीज़ा ले लो। कई देशों ने बिना वीज़ा के पासपोर्ट से आना जाना शुरू करवा दिया है, और कई देशों ने अपने जो वीज़ा के नियम है, जो रूल है, उनको बहुत ढीला, बहुत सॉफ्ट कर दिया है। किस लिए किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोग आएँ। अब व्यक्ति
का स्वतंत्र प्रवाह कैसे होगा? व्यक्ति को अगर ज़्यादा कड़े नियमों का पालन करना होगा तो क्यों आएगा? तो बाहर की कंपनी, मान के चले किसी को इंडिया में कंपनी लगानी, तो कोई कितने व्यक्ति आएंगे? पूरी टीम आएगी उनकी, फिर वो लैंड देखेंगे, फिर देखेंगे कहाँ क्या बनाना है। ये सारी चीज़ें किसके लिए? जब तक व्यक्ति आएगा ही नहीं तो वो पैसा कैसे लाएगा? तो इसीलिए वीज़ा नियमों में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत चेंज आया, बहुत ढीला बना दिया गया वीज़ा नीति को। अब आप आज की तारीख में ज़्यादातर देश तो ये कह दिया वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब देश में जाते ही एयरपोर्ट पे वीज़ा ले लो, या वीज़ा के नियमों को बहुत ढीला या बहुत हल्का कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, कोई टूरिस्ट आए, पर्यटक आए, या फिर कोई कंपनी खोलने आए, कोई पैसा लगाए, कोई कुछ भी। तो वीज़ा नीति को जो पहले कड़े नियम थे वो बदल गई है, चेंज हो गई है। आर्थिक परिणाम ये हुआ है वैश्वीकरण। अब बहुत ढीले कर दिया गया, बिना वीज़ा के भी काम चल जाता है कई देशों में वीज़ा के नियमों को बहुत ढीला किया गया। तो ये है इसका दूसरा परिणाम। अब बढ़ते हैं तीसरे परिणाम की तरफ। तीसरा आर्थिक परिणाम या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आता है इसका, आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो, वैश्वीकरण में लगभग सभी देशों ने एक जैसी पॉलिसी अपनाई है या एक जैसी आर्थिक नीति अपनाई है, क्योंकि वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। तो सभी देशों ने लगभग क्या किया? एक जैसी नीति या एक जैसी पॉलिसी, सेम पॉलिसी सबने अपना ली। अब आप कहोगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सब देशों में इसके परिणाम एक जैसे निकले? नहीं। हालांकि आर्थिक नीतियां या इकोनॉमिक पॉलिसीज सभी देशों ने ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के दौर में, इस पूरे एनवायरनमेंट में सबने आर्थिक नीतियां एक जैसी अपनाई, लेकिन हर देश में वैश्वीकरण के परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग निकले हैं। ऐसा नहीं है कि हर देश को फायदा हुआ है, कुछ को फायदा हुआ है, कुछ को नुकसान भी हुआ है। इसमें ज्यादा फायदा उनको हुआ है जो सामान बेच रहे हैं और जिनके यहां पर उद्योग बहुत बड़े लेवल पर है, वो अपना सामान बनाते हैं, बेचते हैं। लेकिन ऐसे देश जिनका औद्योगिक ढांचा या यूं कह सकते हो ना, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, वो मार्केट बनकर रह गए हैं। मार्केट मतलब वहां दूसरे देश की कंपनी आती है, सामान बेचती है, बात खत्म हुई। तो फायदा और नुकसान ये एक अलग बात है, लेकिन आर्थिक नीतियां लगभग सब देशों की एक रही, जितने भी वर्ल्ड के देश हैं, लेकिन सब देशों पर उसके परिणाम अलग अलग निकले, उनके कॉन्सिक्वेंसेस नीतियों के अलग अलग। किसी को बहुत लाभ मिलेगा, किसी को नुकसान हो गया, किसी के घरेलू उद्योग जो होम इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई, किसी के यहाँ पे क्या करा कि भाई अब जैसे इंडिया में अपना रखा है भाई मेक इन इंडिया, उन्होंने सोचा नहीं भाई इसे तो चाइनीज कंपनी इंडिया में आके पूरा कैप्चर कर लेगी सारा, मतलब चाइना की अच्छी पॉलिसी है, देखो हमें ही सामान बेचता है, हमें ही सामान बेचकर हमसे ही पैसा कमा रहा है, और फिर हमारे बॉर्डर, हमारी सीमा पर खड़ा है सैनिक लेके। तो अभी गवर्नमेंट ने सोचा भाई ये तो पागल बना देंगे, तो अब चाइना के काफी ज्यादा चीजों पर टैक्स लगाकर रोका जा रहा है। काफी चीजों पर गवर्नमेंट ये कह रही है भाई नहीं, वो हम कोशिश कर रहे हैं अपने घरेलू उद्योग, होम इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा आगे बढ़ाएं। तो ये आर्थिक नीतियां लगभग सभी देशों की एक जैसी है वैश्वीकरण में, लेकिन आर्थिक नीतियां एक जैसी होते हुए भी हमें उसका परिणाम या जो उसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस मिले, हर देश में डिफरेंट मिले, अलग अलग मिले हैं। हमें इस चीज को रिजल्ट के हिसाब से, संदर्भ में, इसके कंटेक्स्ट में इसको देखना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम चौथे आर्थिक परिणाम या कॉन्सिक्वेंस की तरफ। चौथा पॉइंट आता है इसमें आर्थिक परिणाम, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सामाजिक विषमता, सोशल डिस्पैरिटी। इसको समझो, देखो अभी भी वैश्वीकरण का दौर पूरी विश्व में आ गया हो, भले ही वैश्वीकरण आ गया है, लेकिन वैश्वीकरण को लेकर हर विचारक, हर थिंकर के व्यू या हर व्यक्ति के, हर पर्सन के व्यू, सोच अलग अलग है। कैसे? कुछ लोग कहते हैं वैश्वीकरण आने से लाभ हुआ है। अब लाभ हुआ है वो कहते हैं कि भाई चीजें सस्ती हुई हैं, पर क्या सस्ता हुआ है? कभी सोचना, अगर एक गाड़ी 80 लाख से 40 लाख की हो गई तो एक अमीर आदमी तो खुश हो जाएगा, या 20 लाख की चीज 10 लाख की हो गई। लेकिन 50 रुपए किलो वाला टमाटर, अगर कोई 30 रुपए वाला टमाटर 50 रुपए, 100 रुपए और 150 रुपए हो जाएगा, तो गरीब आदमी तो बिल्कुल सड़क पे पहले ही है। तो कुछ ऐसे विचारक या थिंकर्स हैं, वो ये कहते हैं वैश्वीकरण से सिर्फ कुछ लोगों को लाभ हुआ है, लेकिन जिनको लाभ हुआ है वो ज्यादातर अमीर आदमी है, वे ज्यादातर रिच क्लास है। मतलब कि रिच क्लास है कौन से? जो अमीर वर्ग है, जिनके पास पैसे वाले हैं, उनको तो वैश्वीकरण का या ग्लोबलाइजेशन का लाभ या बेनिफिट मिला है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण सामाजिक विषमता, सोशल डिस्पैरिटी, जो अमीर गरीब के बीच का अंतर है, ये भी बढ़ा है। अब इसको यूं भी समझो, देखो कि अब मान के चले कि भाई अगर कोई कंपनी भारत में आ गई और वो भारत में कपड़े बना रही है, तो जो भारत के कपड़े बनाने वाले हैं वो वाले तो वैसे ही खराब हो जाएंगे।
दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने, सरकार ने वैश्वीकरण के दौर में अपना हाथ हर चीज से वापस खींच लिया। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ऐसी बहुत सारी सामाजिक जरूरतें जिसपे गवर्नमेंट जन कल्याण, जिसे बोला जाता था जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के लिए करती थी। अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई देखो, हमने तो मार्केट खोल दी, अब सब लोगों के लिए फ्री है, जो मर्जी आओ, सब प्राइवेट कर दिया। लेकिन इन पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण के ऊपर से हाथ खींचने से समाज के उस वर्ग पर या सोशल क्लास, वो क्लास जो सरकार के जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर की नीतियां या पॉलिसी से जुड़ी हुई थी, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो गया। अब वो पहले ही गरीब थे और गरीब की भलाई के लिए जो काम हो रहे थे वो भी बंद हो गए। और दौर किसका है? वैश्वीकरण का दौर है। वैश्वीकरण के दौर में सरकार ने कह दिया हमने तो सब कुछ छोड़ दिया भाई। मतलब उन्होंने छोड़ क्या दिया? सरकार ने हाथ खींच लिया। इससे जो सामाजिक विषमता, सोशल डिस्पैरिटी बढ़ी, इसका और ज्यादा प्रभाव पड़ा गरीब वर्ग, पुअर क्लास पे। क्यों? पहले की जो जन कल्याण की नीतियां थी वहां से भी हट गए, ऊपर से वैश्वीकरण का फायदा पहले ही अमीरों को मिल रहा है। तो जिसके पास पहले ही पैसे नहीं है वो कैसे, जो रोजगार नहीं है, एक गरीब आदमी की दिक्कत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही तो चाहिए, पीने योग्य पानी, खाने। अब ये सब चीजों से सरकार ने हाथ खींच लिया और खरीदने के लिए तो भाई अमीर आदमी के पास पहले ज्यादा पैसे। तो करे क्या? महंगाई भी बढ़ गई, ऊपर से गरीब आदमी के जितने कल्याण की नीतियां थी वो भी खत्म हो गई। तो इसके कारण सामाजिक विषमता, सोशल डिस्पैरिटी बढ़ गई है और ये बड़ी खतरनाक चीज होती है एक देश के लिए। कभी आगे और जब इसके बारे में बात करेंगे, चल, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके बारे में मैं ढंग से बताऊंगा वैश्वीकरण कि क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट और ज्यादा आए हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आर्थिक परिणाम या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में आता है पारस्परिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। वैश्वीकरण का ये जो जमाना या इस वक्त जो टाइम चल रहा है वो ऐसा आ गया है कि अब हर व्यक्ति, हर व्यवसाय, हर पर्सन, हर व्यवसाय, हर काम, वर्क, बिजनेस, हर लोग, समाज, सोसाइटियां, कल्चर, संस्कृतियां, यहां तक कि सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हो गए। अब सभी लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं, किसी ना किसी जरूरत या किसी ना किसी अपनी आवश्यकता या नीड या किसी लाभ या बेनिफिट के कारण सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी तौर से कनेक्टेड है। और यह कनेक्शन ऐसा हो गया कि एक छोटे से काम के लिए भी बड़े से बड़े देश को एक छोटे देश के पास भी जाना पड़ सकता है और छोटे देश को भी बड़े देश के पास जाना पड़ सकता है। किसी व्यक्ति को कुछ भी जरूरत है, आपके पास मोबाइल है, चलो ठीक है, डाटा चाहिए, इंटरनेट के लिए जाना पड़ सकता है। कोई फोन करना है तो सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, खाना है तो आपको सब्जी वाला भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें हैं। अगर मतलब ये मान के चलो कि अब पूरा विश्व जुड़ गया है, जुड़ भी गया है, कनेक्ट भी हो गया और एक दूसरे पर निर्भर भी है। इंटर इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गई है। लगभग सभी लोग, सभी सोसाइटियां, सभी समाज, सभी देश एक दूसरे से जुड़ गए हैं और एक दूसरे से इस तरह जुड़ गए कि आपस में मिल चुके हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए हैं। अब कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। अलग होगा तो ये चेन टूट जाएगी, क्योंकि कोई भी किसी भी छोटे से काम के लिए आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये सोचो कि चलो कोरोना आ गया, अब ये देखो आपको डॉक्टर भी चाहिए, लेकिन अगर मान के चले बीमारी नहीं आएगी तो डॉक्टर क्या करेगा? ऐसी बहुत सारी चीजें, सड़क भी चाहिए, सड़क पे काम करने वाले भी चाहिए। आपको हर जगह छोटी से छोटी जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं और एक लोग ही नहीं, हर दूसरे के काम। क्योंकि अभी देखो, आपने लॉकडाउन हुआ था, लोगों के काम धंधों पे फर्क आया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ काम पे आया, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष दूसरे पे भी प्रभाव पड़ा। कोई पहाड़ पे जाना चाहता है, भाई टूरिस्ट नहीं आ रहा, टूरिस्ट नहीं आ रहा तो वो लोग परेशान है, टूरिस्ट नहीं आ रहे, टूरिस्ट बेचारा वैसे नहीं जा पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं आ रहे पीछे से। तो सभी लोग एक दूसरे से निर्भर, इंटर इंडिपेंडेंस से हो गए हैं। इस कारण पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ी है। तो ये हमने अभी पढ़े हैं वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम। अब हम बढ़ते हैं सांस्कृतिक परिणाम या कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। तो अब हम आते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम या कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। इसमें पहला पॉइंट आता है मिश्रित संस्कृति पनप रही है, राइज ऑफ मिक्स्ड कल्चर। देखो क्या हुआ है कि वैश्वीकरण के आने के कारण सारी संस्कृतियां आपस में मिल गई है और ऐसा लगने लगा है कि एक मिश्रित संस्कृति पनप रही है। आप अमेरिका जाओगे तो वहां बहुत सारे ऐसे भी लोग देखोगे कि जो इंडियन कल्चर या भारतीय संस्कृति को अपनाकर काम कर रहे हैं। वहां भी दिवाली की धूम देखोगे। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आते हैं इंडिया में
और इंडिया के लोगों में अपनी छवि बनाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन पर उनके चुनाव पे प्रभाव पड़े। ऐसे आप इंडिया में देखोगे तो आप देखोगे कि आजकल तो खैर हमारा ज़माना तो अलग ही होता था कि उसमें तो बहुत ज़्यादा बंधन होते थे, लेकिन अब तो मैं देखता हूँ कि लड़के लड़कियाँ खुलेआम घूम रहे हैं। वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, क्रिसमस डे पे बच्चे बच्चियाँ लाल लाल सेंटा क्लॉज बन के घूम रहे हैं। अब हालांकि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब आज का ज़माना है तो क्या करें। तो अब मिक्स्ड कल्चर, एक मिश्रित संस्कृति पनप रही है। सारी संस्कृतियाँ आपस में एक दूसरे का मिलकर काम कर रही हैं। अब संस्कृतियां अलग अलग नहीं, कोई संस्कृतियों का गुमान या अहंकार वाली बात नहीं, कोई संस्कृति अपने आप को महान नहीं कह रही। सब संस्कृतियां एक दूसरे के साथ मिल गई हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर चल रही हैं। इसके कारण एक मिश्रित संस्कृति, मिक्स्ड कल्चर का राइज हुआ है, पनपी है। अब ये मिश्रित संस्कृति कितना आगे जाती है और ये इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये और आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मिश्रित संस्कृति या कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज या सांस्कृतिक परिणाम में मिश्रित संस्कृति का पनपना माना जा रहा है कि वैश्वीकरण के कारण ये हुआ है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सांस्कृतिक परिणाम या कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज में जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो आपको देखने को मिलेगी और ये चीज आप हर जगह पाएंगे। यूएसए और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव ज्यादा देखने को मिला है या देखने को मिलता है। डोमिनेंस ऑफ अमेरिकी कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। अब ये वेस्टर्न कल्चर मतलब पश्चिमी यूरोप के देश। हालांकि यूं बोल देते हैं नहीं देखो ये तो मिक्स्ड एक कल्चर या यूं कह लो कि मिश्रित संस्कृति की पनप रही है, लेकिन इस मिश्रित संस्कृति में ज्यादा प्रभाव अमेरिका और पश्चिमी यूरोप या पश्चिमी संस्कृति का देखने को मिलता है। चाहे वो रहन सहन हो, खान पान हो या वेशभूषा हो। खान पान में पिज्जा, बर्गर, पेप्सी, इनका प्रभाव देखोगे। वेशभूषा में जीन्स, ये सब का, जीन्स तो ऐसी चीज है हर घर में मिलेगी, लेकिन ये अमेरिकन कल्चर या पश्चिमी संस्कृति का वो है। लेकिन ये अमेरिकी संस्कृति या पश्चिमी कल्चर का ट्रेंड है या एक फैशन है, ये दौर है। अब सबसे बड़ी बात ये है, आप खान पान में जाओ या वेशभूषा वाले ट्रेंड या फैशन में जाओ, ज्यादातर पश्चिमी संस्कृति को फॉलो करना या उसका पीछा करना या उसको अपनाना ही असली फैशन बन चुका है। अगर कोई उनकी संस्कृति से अलग होना चाहता है या अपनी संस्कृति के आधार पे या बेस पे चलना चाहता आगे, तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। हिंदी बोलने के वाले को तो ऐसे देखते हैं पता नहीं कौन से जमाने का गंवार आ गया, और इंग्लिश बोलने वाला तो इंटेलिजेंट है। अब बताओ नॉलेज का भाषा से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। लेकिन कपड़ों में अपने आप को टिप टॉप दिखाना, भाई देखो मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने वेस्टर्न या पश्चिमी कपड़े पहने। खान पान वही, अपने रेस्टोरेंट में जाओ वही, आजकल पिज़्ज़ा बर्गर, तो भाई अच्छा है, देखो भाई हम कितने पैसे वाले और ऐसे खा रहे। तो एक पश्चिमी संस्कृति एक स्टेटस, रुतबे का सिंबल, प्रतीक चिन्ह बन गया है। ये हालांकि अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल का जो वक्त और समय मेरे को बता रहा है वो यही बात है कि हम मिश्रित संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति की ओर ज्यादा प्रभाव देखने को मिला या ज्यादा खींचे चले जा रहे हैं, या यूं कह लो अमेरिका और पश्चिमी संस्कृति का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, डोमिनेंस देखने को मिलता है पूरे विश्व में। अब हम बढ़ते हैं तीसरे परिणाम, तीसरे कॉन्सिक्वेंस की तरफ। तो सांस्कृतिक परिणाम या कल्चरल कॉन्सिक्वेंस में मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आपके ऊपर ये सब बात चल रही है और फिर आप कहोगे नहीं तो अब इसका क्या मतलब, इसको किस तरीके से प्रेजेंट करूं, मैं खुद एक बार सोच रहा हूं, क्योंकि ये युवा वर्ग के ऊपर है, यूथ क्लास के ऊपर है। तो बोला यूं भी जा रहा है कि युवा वर्ग जो यूथ क्लास है वो वेस्टर्न कल्चर या पश्चिमी संस्कृति की तरफ ज्यादा आकर्षित या इन्फ्लुएंस देखने को मिला है, ज्यादा अट्रैक्शन या इन्फ्लुएंस हो गया है, वो उसके ज्यादा प्रभाव में आ गया है, युवा वर्ग या यूथ क्लास है। अब हमारे जैसे जो मेरे जैसे व्यक्ति है वो तो सक्रांति काल के हैं ना, हमारी गिनती बूढ़ों में होती ना और जवान हम बचे नहीं, तो हमारी बात और है। लेकिन आप जैसे युवा जो वीडियो देख रहे हैं, आप ये देखोगे कि युवा वर्ग का या यूथ क्लास का ज़्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलता है। यही तभी कारण है कि रेस्टोरेंट है, ये जो पिज़्ज़ा बर्गर या ये सिनेमा हॉल युवा जवानों से भरे पड़े, क्योंकि इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस, इनके ऊपर पश्चिमी संस्कृति का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, या इन्फ्लुएंस कह लो प्रभाव पड़ा है, या युवा वर्ग ज़्यादा आकर्षित या अट्रैक्ट हुआ है पश्चिमी कल्चर की तरफ। शायद ये हो सकता है कि पश्चिमी संस्कृति का जो खुलापन है, जो ओपननेस है, ये युवा वर्ग को पसंद आ रही है। लेकिन इस ओपननेस और खुलेपन से जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो थोड़ा परेशान है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है। इसके कारण समाज में एक डिबेट, एक विवाद छिड़ गया है कि
क्या अपनी संस्कृति को अपना के रखे, क्या दूसरी संस्कृति के प्रभाव में आ जाए। तो युवा वर्ग है वो ओपननेस, खुलेपन को चाह रहा है। वो चाहता है कि खुल के जिए, पश्चिमी संस्कृति के पूरे हिसाब से जिए, खूब मौज करे। लेकिन इससे जो बुजुर्ग या एक बूढ़े वृद्ध वर्ग आता है, जो ओल्ड क्लास आती है, ओल्ड एज लोग, वो ज्यादा परेशान है। वो नहीं चाहते कि दूसरे कल्चर का या पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, डोमिनेंस हम पर, और हमारे बच्चे इसको कह रहे कि भाई बिगड़ गया। अब उनकी नज़र में, युवा की नज़र में ये खुलापन है, आज़ादी है, और किसी बुजुर्ग या ओल्ड एज की नज़र में हो सकता है कि ये आज़ादी ना होकर एक तरह का बिगड़ापन हो। तो एक तरह की डिबेट, एक तरह का विवाद छिड़ गया है, और ये देखा गया है कि समाज का जो युवा वर्ग है, यूथ क्लास है, वो ज़्यादा आकर्षित, मोर अट्रैक्ट हुआ है पश्चिमी कल्चर या पश्चिमी संस्कृति की, वेस्टर्न कल्चर की तरफ। तो ये एक डिबेट का विषय है, ठीक है। आप अपने अंदर सोचना कि आप, चलो आपके आज के लिए आपके पास इतना ही एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। आज आप अपने दिल में सोचना कि आप अपनी संस्कृति को ज़्यादा अपना कर चलना चाहेंगे कि आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा भागना चाहेंगे। तो आप अपने आप देखो कि आप किस तरफ जा रहे हो, ठीक है। और मेरे को मत बोलना, मैं तो ना युवा बचा हूँ ना मैं बूढ़ा रह गया हुआ हूँ, तो मैं अलग हूँ इस चीज़ से, ठीक है। मेरा काम पढ़ाने का है, वो मैं कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सांस्कृतिक परिणाम या कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में अब जो चौथा पॉइंट आता है, उसको बड़ा ढंग से समझना, ये बड़ा डीपली या गहराई से समझने का इशू है या मुद्दा है। विकसित देश पिछड़े देशों पर अपनी संस्कृति लाद या थोप रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज आर इम्पोजिंग देयर कल्चर ऑन बैकवर्ड कंट्रीज। देखो, अमेरिका ये चाहता है कि उसकी संस्कृति को सब माने या उसको संस्कृति को सब फॉलो करे, उसका पीछा करे, उसको अपनाए। लेकिन कभी सोचा है क्यों? ये ऐड दिखाते हैं कि देखो हमारा जल या पानी, एक पानी की बोतल में दिखाते हैं गंगा जल, प्योर वाटर, कोको कोला बेच रहा है। मतलब यार, हमारा ही पानी हमें ही 20 रुपए लीटर बेच के तुम चल दिए अपना पैसा कमा के। जो अमेरिका ये कहता है कि अमेरिका की खुद की संस्कृति, वहाँ के लोग कहते हैं नहीं, फास्ट फूड से बचो, जंक फूड कम करो। अपने यहाँ अभियान, एक मिशन चलाया ताकि वहाँ के बच्चे हेल्दी रहें कि भैया फास्ट फूड या जंक फूड को कम किया जाए, इसे बंद करो। और उसके क्राइटेरिया, कसौटी भी बहुत हैवी कर दी। पेप्सी, ऐसे ऐसे नियम बना दे कि पेप्सी, वहाँ के ज़्यादातर लोग पेप्सी नहीं पीना चाहते, लेकिन वही अमेरिका चाहता है कि दुनिया फास्ट फूड भी खाए, पिज़्ज़ा बर्गर खाए, ताकि उसकी कंपनियां चले। पेप्सी पिए, कोको कोला पिए, और दुनिया को पिला रहा है। खुद कहते हैं कम करो, लेकिन दुनिया को पिला रहा है। तो ये क्या है तरीका? अपने कपड़ों को ऐसे दिखाना कि देखो ये तो फैशन ट्रेंड, मतलब पहचान है, स्टेटस है, रुतबा है। वही सूट पहन के चलना, वो जीन्स टी, ये क्या है? ये एक तरीका का उसकी प्लानिंग है। विकसित देश ये चाहते हैं कि उनकी संस्कृति एक बार पिछड़े देश में चली गई तो वहाँ का बाजार, वो मार्केट भी उनकी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेप्सी पिएंगे वहाँ के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े कौन सी कंपनी के उनके पहनेंगे, तो उनको पैसा मिल जाएगा। उनका तो फ्री का, मुफ्त का बाजार, मार्केट क्रिएट हो गई ना। तो ये चल रहा है असल में प्लानिंग। वो संस्कृति का रुतबा दिखाकर, आपको स्टेटस दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद आपको उनकी संस्कृति के अनुसार रहने के लिए उनके हिसाब से ही कपड़े लेने हैं, उनके हिसाब का ही खाना खाना है, वही पेप्सी, वही बर्गर, वही पिज़्ज़ा, वही जीन्स, ये सब करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो आपकी मार्केट भी कब्जा गए, आपका बाजार भी कब्जा कंट्रोल कर लिया, और दूसरी तरफ आपकी संस्कृति के ऊपर, आपके कल्चर पर भी हैवी हो गए। तो विकसित देशों का यह पूरा प्रयास है कि आर्थिक फायदा है या इकोनॉमिक बेनिफिट उठाने के लिए वो पिछड़े देशों की संस्कृति के ऊपर अपनी संस्कृति थोप या लाद रहे हैं इस वैश्वीकरण की आड़ में। इसकी बिल्कुल पीछे ये प्लानिंग या काम, योजना चल रही है। तो ये आता है सांस्कृतिक परिणाम का चौथा पॉइंट या कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस का फोर्थ पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हालांकि अभी इसमें राजनीतिक परिणाम या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बाकी है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया और बहुत बनता भी है उसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन। इसके लिए राजनीतिक परिणाम के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, और ये वीडियो फिर बड़ी भी बहुत हो जाती वरना, और थोड़ा मिक्स भी हो जाता, इसलिए वो वीडियो बहुत अलग से भी बनाऊंगा और वो इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और वैश्वीकरण के परिणाम, ये आर्थिक और सांस्कृतिक आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।